खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है फ्रेम में अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। आज सोमवार है, तमाम खबरें होंगी हमारे पास और तमाम चीजें हैं। और अंशुमान जी, बातचीत के शुरुआत में जो बीता हफ्ता रहा है और बीच के जो 3-4 दिन रहे हैं, काफी ज्यादा केसेस से भरे हुए दिन थे, तो कुछ हिदायतें आपकी तरफ से। सिद्धांत, आपका स्वागत है खर्चा पानी के इस नए संस्करण में और नए सप्ताह में सब तरफ लोगों के टॉप ऑफ द माइंड में, विचार में, मस्तिष्क में भय भी है और आशंकाएं भी हैं। अर्थव्यवस्था के सारे अलग अलग संकेतों पर जो कोरोना की दूसरी लहर है उसका बड़ा असर दिख रहा है और हर व्यक्ति बस एक सवाल से उलझा हुआ दिख रहा है कि दूसरी लहर पिछली वाले से विकराल क्यों है, उससे ज्यादा बड़ी क्यों है और अब आगे परिस्थितियां किस दिशा में लेकर जाएंगी। तो हिदायतें और सलाहें तो लोगों को पता है। हम पिछले अपने अर्थात में इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि हम व्यक्तिगत ऑप्टिमिज्म बायस से सामूहिक ऑप्टिमिज्म बायस में चले गए, हमारे सामूहिक मनोभ्रम तैयार हो गए। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को यदि हम अपने खर्चा पानी से जोड़ें, अपनी कमाई से, बचत से, रोजगार से जोड़ें और उनसे देखें, तो जो संकेत हमें मिलना शुरू हुए हैं उन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है, उनके लिए सतर्क रहना जरूरी। और मैं बार बार ये कहता हूं, और इस जोखिम के साथ भी लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, जो चीजें थोड़ी मुश्किल भरी हैं उनकी चर्चा हम क्यों करते हैं। पर ये स्वाभाविक सी बात है कि अर्थव्यवस्था और सेहत, इन दोनों चीजों में हमें उनका ख्याल पहले रखना चाहिए जो बिगड़ सकती हैं, जो चीजें हाथ से फिसल सकती हैं, जो गिर सकती हैं। और दोनों ही बिल्कुल एक बराबर है हमारे जीवन में, हमारे जीवन की व्यवस्था में। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था, हमारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और हमारी सेहत। और महामारी और महामंदी इन दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। तो अब हम दूसरे दौर में हैं। पहला दौर निकल चुका, पिछला वित्त वर्ष खत्म हो गया और अब जो चुनौतियां हैं वो काफी जटिल हैं, काफी गहरी हैं। और इन चुनौतियों और इन जटिल समस्याओं पे हम आज फोकस करेंगे। हमारी पहली खबर जिस पर है, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। आज 12 अप्रैल की तारीख है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं। तो 12 अप्रैल को नया वित्त वर्ष का जो पहली तिमाही है, अप्रैल, मई, जून, जो 3 महीने ये चलेगी। अब इसको देखेंगे ये क्या असर डालती है ये तिमाही, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। और दूसरी खबर इंडिया और यूएस के एक झगड़े को लेकर है। वो झगड़ा क्या है, किस चीज को लेकर है, इस पर बातचीत करेंगे। झगड़ा लंबे समय से कई मौकों पर, कई मुद्दों पर हो रहा है। थोड़ा टसल चल रहा है दोनों देशों के बीच में। क्या है सब कुछ, वो भी देखा जाएगा। तो पहले नए वित्त वर्ष पे बात करेंगे। तिमाही शुरू हो चुकी है और तिमाही शुरू होने के साथ ही देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में बात चल रही है कि 8 दिनों का लॉकडाउन किया जाए या 14 दिनों का लॉकडाउन किया जाए। नाइट कर्फ्यू तो हर जगह आम है। यूपी के कई शहरों में प्रतिबंध है। लोग अब, मतलब ये वैसी स्थिति है कि जो अंशुमान जी, पिछले 24 घंटे में देश भर में लगभग 1,70,000 केस दर्ज किए गए। 2.25 लाख केसेस हैं। 2.25 लाख केस है। बहुत ज्यादा संख्या है। रोज एक नया आंकड़ा आ रहा है, रोज एक नई ऊंचाई आ रही है। और लोग अब खुद भी थोड़ा ज्यादा डर गए हैं। वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। कई सारे लोग जो कंज्यूमर था समाज का, वो फिर से घरों की ओर लौटता जा रहा है। वो सोच रहा है कि यार थोड़ा सामान कम खरीद लेंगे, चल जाएगा जी। इसी समय सेंसेक्स के लगभग 1400-1450 पॉइंट टूटने की खबर है। वैक्सीन की कमी की खबरें हैं, रेमडेसिविर की कमी की खबरें हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, शमशान और कब्रिस्तानों में जगहें नहीं है। हम एक क्राइसिस से जूझ रहे हैं अंशुमान जी। तमाम सरकारी दावों के बावजूद हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। और इस सारी क्राइसिस का इस तिमाही पर क्या असर पड़ेगा, आप बताएं।
सिद्धांत, कोरोना से जुड़ी हुई जो क्राइसिस हैं, जो जो चुनौतियां हैं, या जो आशंकाएं हैं, डर हैं, या जितनी दारुण स्थिति दिखती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूँ, फोन सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मदद करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जो लोग किसी भी भ्रम में हैं, जो लोग एक्चुअली लोग डरे नहीं थे, डरे होते तो हम इस स्थिति में नहीं आते, हमारे लिए डरना जरूरी था, और उन सारे लोगों के लिए लोगों की तरफ से देश को डराया जाना जरूरी था, जो देश को जीत के और बाहर निकाल आने के और सब कुछ सामान्य हो जाने के और शानदार हो जाने की बातें कह रहे थे। तो दुनिया के देशों ने बहुत ईमानदारी के साथ अपने लोगों को डराया और उन्हें यह खौफ दिखाया कि वायरस है, इसके ऊपर किसी की ताकत, कोई कृपा दया नहीं चलती है, ये किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए डरना जरूरी है। हम डरे नहीं, और इसलिए हम दूसरी और बहुत भयानक और बहुत विकराल और बहुत तेजी से फैलती लहर में है, जिसने अब आयु वाले सारे बंधन तोड़ दिए हैं। हमको पहले लगता था कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उन पर असर करेगी, अब इसके बाद इसका जो कोविड का विस्तार है उसके बारे में हमारे आसपास सारे लोग परिचित हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये जो दूसरी आपदा है 1 साल के भीतर आई, ये कहां हिट करेगी, और हम क्या क्या जो पाना चाहते थे वो सब गंवाने के करीब खड़े हुए हैं। पहली चीज समझना जरूरी है कि इस साल की पहली तिमाही भारत में उम्मीदों भरी सबसे बड़ी तिमाही थी, और खर्चा पानी के दर्शकों को और सिद्धांत आपको याद होगा कि हम लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले जब पहली बार इस पद पर चर्चा की थी कि भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जनवरी के और फरवरी के आंकड़े औद्योगिक उत्पादन के हमें बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं करते हैं, तब हमने कहा था कि अगर कोविड के केसेस में बढ़ोतरी बहुत तेज रही तो भारत की अगले साल की रिकवरी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और साल की पहली तिमाही में जब सारे के सारे आकलन, आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, नोमुरा से लेकर मूडीज तक, स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर फिच क्रिसिल तक और आरबीआई तक, सारे लोग ये मान रहे थे कि पहली तिमाही में कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था बेस इफेक्ट के कारण, चूंकि पिछले साल की पहली तिमाही बहुत खराब स्थिति में थी, -25% में थी, तो कम से कम हम +25% की ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, क्योंकि हम 25% के गड्ढे में थे, तो बेस इफेक्ट के कारण हम पहली तिमाही में एक अच्छी ग्रोथ मेंटेन करेंगे, चीजें खुलेंगी, डिमांड आएगी, काम शुरू होंगे और उसका असर मिलेगा। लेकिन अब हमें लगता है पहली तिमाही ध्वस्त हो गई है, जो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है। अप्रैल के मध्य में हम खड़े हुए हैं, हमें यह नहीं पता है कि कोविड का संक्रमण की पीक कब आएगी और वो कितने दूर तक जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरकारें जो कभी लॉकडाउन को अपनी सबसे बड़ी सफलता मानती थी, अब वो उसका नाम और नॉमेनक्लेचर चेंज करके नाइट कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू जैसे नामों के जरिए ये बचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सफलता गहरे रूप से संदिग्ध रही है लगातार। लेकिन हम वस्तुतः, चाहे वो सेल्फ इम्पोज्ड माने या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन माने या वो माइक्रो लॉकडाउन माने या वो मेगा लॉकडाउन माने, हम लगभग उस मानसिक रूप से उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, कारोबारी मानसिकता की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की मानसिकता की दृष्टि से हम उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहां लोग पूरी तरह स्थिर होकर फिर बैठ गए हैं। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, तब तक कोई नया निवेश, नई खरीद, नई दुकानदारी, नई शॉपिंग नहीं है। तो अब क्या है कि यहां से जो परिस्थिति बढ़ रही है और जो प्रमुख राज्य हैं, जो प्रमुख शहर हैं, क्योंकि फिर वही प्रोफाइल है, वही नक्शा है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं जहां से हम देख रहे हैं, तो फिर वही चीज है कि बेसिक नेसेसिटीज की खरीद होगी, लोग घर से कम बाहर निकलेंगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्च होगा, यानी जो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने वाले जितने फैक्टर थे कंज्यूमर्स को बेहतर करने वाले सारी जो चीजें थी कंजम्पशन को, उनमें सब में फिर लगाम लगेगी। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमें इस तिमाही को, सिद्धांत पिछली साल की पहली तिमाही जब हम अचानक एक लॉकडाउन में पहुंच गए थे और हमारे ऊपर अचानक वायरस ने असर किया था, वो हमें दो मानसिक रूप से, अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मनोविज्ञान का खेल है, बहुत अधिक मास साइकोलॉजी का खेल है, बहुत सारे कॉन्फिडेंस का, भरोसे का, उम्मीद का प्ले होता है। इकोनॉमी में आप खर्च तब करते हैं जब आप अच्छी उम्मीद में हो। तो जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें भीतर से दिख रही हैं इस तिमाही में, एक तो बढ़ती हुई महंगाई लोगों को पहले से ही परेशान कर रही है। हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, हमने जनवरी के बाद से महंगाई में कंसिस्टेंटली बढ़ोतरी देखी है। तो एक तो वो जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने लोगों की जिंदगी जीने की लागत बढ़ा दी है। दूसरी चीज यह है कि चूंकि पहली दौर के कोरोना हिट के दौरान हमने
बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखी थी, असंगठित क्षेत्र में भी और संगठित क्षेत्र में भी। तो वो जो भयावह आर्थिक तस्वीर है, जो आर्थिक मेमोरी है, वो लोगों की रिकॉल हो रही है। और इसलिए भी और ज्यादा खर्च में कमी, पता नहीं आगे क्या हो, कब वैक्सीन आए, कब हमको मिलेगी, हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये परिस्थितियों ने पहली तिमाही की रिकवरी को गहरे जोखिम में डाल दिया है। सरकार कुछ भी कहे, बाकी लोग कुछ भी कहें, और सरकार की समस्या दूसरी है, क्योंकि अगर इस तिमाही में खपत और मांग और उत्पादन तेजी से गिरा, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, एक शहर के भीतर 11 अगर कंटेनमेंट जोन बन गए या 11 पूरे शहर को रोकने के लिए, तो पूरा शहर की ग्रोथ रुक गई, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं सकते, सामान नहीं ले जा सकते, तो इसका असर सरकार के रेवेन्यू पर पड़ेगा। यानी अगर आप उम्मीद करें कि सरकार कोई टैक्स में रियायत देती, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करती, तो उसकी गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया, ये जो इस तिमाही की प्रक्रिया है, अगर इस तिमाही में हमें अच्छी डिमांड नहीं मिली या अच्छी रिकवरी नहीं आई, तो अगली तिमाही के लिए रिकवरी और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। तो हम लगभग अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो हम पिछले साल से बड़ी व्याधि में हैं। लॉकडाउन सरकारें शायद इसीलिए बचाना चाहती हैं, ओपन लॉकडाउन या बड़ा लॉकडाउन इसलिए बचाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पिछले साल की वो आर्थिक तबाही याद है जो पहली तिमाही में आई थी, जब हम -25% नीचे गिर गए थे। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य सरकारें संकेत दे रही हैं कि अगर अस्पताल फुल हो गए, उनके पास जगह नहीं बची तो उनके सामने कोई विकल्प नहीं होगा कि वो लोग की अर्थव्यवस्था को फिर से बंद करने का या उसे फिर से लॉकडाउन में भेजने का जोखिम लगा दें। और अगर 14 दिन या 15 दिन के भी लॉकडाउन आते हैं सिद्धांत, तो हफ्ते भर का भी लॉकडाउन बहुत आता है, तो हम अभी कल्पना नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। लेकिन शेयर बाजार ने उसे आज महसूस करने की, एहसास करने की कोशिश की है। हाँ, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर लॉकडाउन लगता है, कंप्लीट लॉकडाउन हफ्ते भर का भी, तो बहुत बड़ी बात है। और यूपी में जैसे शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, मतलब यूपी सरकार लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है, कर्फ्स लगाए जा रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है जिस सपने को देख रहे थे। आपने एक ट्वीट भी किया है अंशुमान जी, मैं भी आपसे बात करते करते आपका ट्वीट देख रहा था कि प्रोजेक्शन रिवाइज किया है किसी ने अपना जीडीपी को लेकर, क्या है? अब हम नोमुरा सबसे पहली एजेंसी है जिसने इस साल के लिए, यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, इस साल भारत की आर्थिक विकास दर में जो रिकवरी की उम्मीद थी, करीब 12.5% की ग्रोथ उन्होंने एक्सेप्ट की थी, जिसमें कि पिछले साल की रिकवरी अगर आप हटा दें तो 9.5% की जो माइनस ग्रोथ थी उसे हटा दें तो 3-3.5% की नेट ग्रोथ दिखाई देती थी। उसे रिवाइज करके नोमुरा ने 1% कम कर दिया। ये पहले हफ्ते की बात है तिमाही के। 13.5% थे, उन्होंने 12.5 किया। हाँ, 12.5 कर दिया, 1% उसे नीचे कर दिया। ये इस साल की तिमाही के पहले हफ्ते की बात है, जब हम अभी कोरोना का जो आकार है फैलने का, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिवीजन्स या डाउनग्रेड इनको कहें, ये बढ़ते चले जाएंगे आने वाले समय में। मुझे लगता है आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कई और एजेंसियां भारत के इस साल के आर्थिक विकास दर के आकलन को नीचे गिराएंगी। और जैसे जैसे हम तिमाही में आगे बढ़ना शुरू करेंगे और ये संभावना होगी कि नहीं रिकवरी, पिछले साल सबने कहा था कि पहले तिमाही में डबल डिजिट की रिकवरी आएगी, सबने कहा था डबल डिजिट में रिकवरी आएगी। और अगर ये रिकवरी डबल डिजिट से किसी भी तरह कम रहती है, नीचे रहती है, तो नोमुरा ने इसकी शुरुआत कर दी है। शायद बाकी एजेंसियां भी आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में कमी शुरू करेंगी। एक और पहलू सिद्धांत यहां हमारे लिए समझना जरूरी, उल्लेख करना जरूरी है जो पिछली बार से अलग है, यानी पिछले लॉकडाउन से या पिछले कोरोना के आर्थिक कहर से अलग है, वो है रुपया। अच्छा, रुपए में जो गिरावट हमें लगातार दिखी, जिस पर हमने पिछले सप्ताह चर्चा भी की थी, आज भी रुपया 75 से नीचे चला गया, बाद में थोड़ा सा सपोर्ट के बाद ऊपर आया और 75 की धुरी पर बिल्कुल, या 75 की दहलीज के आसपास घूम रहा है। रुपए में गिरावट और भारतीय अर्थव्यवस्था में चूंकि कोरोना का कहर अंतरराष्ट्रीय उम्मीदों से ज्यादा बड़ा हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार की उम्मीदों से ज्यादा बड़ा हो रहा है। उन्हें उम्मीद था कि सरकार ने चीजें संभाल ली हैं, चीजें ठीक हो गई हैं, अब ऐसा नहीं है। इसका असर भारत की करेंसी पर गहराई से दिखाई देगा। और अब चूंकि भारत में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिख रही है, महंगाई बढ़ने की संभावना दिख रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के नीचे जाने की संभावना दिख रही है, तो हमें उसका दबाव अब रुपए पर नजर आने लगा है। और यह दबाव बनने लगा था 3-4 हफ्ते पहले ही, जब रुपया लुढ़कना शुरू हुआ था। इसलिए जो एक महत्वपूर्ण संकेतक
भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील इंडेक्स है रूपी डॉलर पैरिटी या रूपी डॉलर की एक्सचेंज रेट, उसे करीब से देखना होगा, क्योंकि अगर रुपए में गिरावट बनी रही तो फिर महंगाई से जूझना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के साथ हमारे पास आती हैं। तो ये मोटी तस्वीर है जो हमें कोविड की दूसरी भयानक वेव की छाया में दिखती है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अभी जहां हम खड़े हुए हैं। दूसरी खबर हमारी यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे है। बीते कई समय से यूएस और इंडिया के बीच में एक तरह का स्ट्रेटेजिक तनाव चल रहा है। यूएसटीआर की रिपोर्ट में कई बार इंडिया के पॉलिसीज को फ्लैग किया जाता है और इंडिया कई बार मौके पे यूएस से क्रूड ऑयल खरीदने चला जाता है, सऊदी अरेबिया को किनारे हटाकर। लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी में यूएस ने क्लाइमेट इश्यूज को घसीटा, तो इंडिया ने इस पर घनघोर आपत्ति जाहिर की है। इसके पहले भी यूएस नेवी का शिप जो था इंडिया के इकोनॉमिक जोन से टहलता हुआ चला गया था, तो इस पे इंडिया ने आपत्ति जाहिर की थी। क्या है मामला पूरा शुमार जी? सिद्धांत, कुछ बाजा ठीक बज नहीं रहा है व्हाइट हाउस और दिल्ली के बीच रिश्तों का। ये बात तो बड़ी स्पष्ट एकदम साफ हो गई है, दिखाई दे रही है। आप चाहे भारतीय कूटनीति की आप चाहे जो चर्चा करें, चाहे जितना भी उसके बारे में बात करें, परोक्ष चर्चाओं में भी जो डिप्लोमेट से बात होती है, जो सरकार के अधिकारियों से बात होती है, और जो प्रत्यक्ष रूप से वहां अमेरिका में जो अमेरिकन ऑफिसर्स या जो यूएसटीआर के ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सोर्स हैं, जिनसे बात होती है, चीजें लड़खड़ाती चली जा रही हैं। इसका एक पूरा पैटर्न है जिस पर हमने खर्चा पानी में बार बार बात की है कि पहले अमेरिका ने कहा कि वो भारत से आने वाले इंपोर्ट्स पर स्पेशल ड्यूटी लगाएगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा। फिर उसके बाद यूएसटीआर ने भारत की मेक इन इंडिया को WTO में चैलेंज किया और ये कहा कि ये प्रोटेक्शनिस्ट है। ये एक अलग ही चीज थी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली कि अमेरिका का नेवी शिप भारत के इकोनॉमिक जोन से निकल गया और उसने ये भी कहा कि हमें पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो ऐसे ही चलेंगे। ये जो तीसरी चीज जहां भारत अमेरिका एक साथ खड़े दिखने चाहिए थे, और ये माना जा रहा था कि चूंकि भारत क्लाइमेट कॉज का चैंपियन है, भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी बड़ी कोशिशें की हैं। पिछले सालों में हमने भारत के नेताओं के मुंह से क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज करेगा और अमेरिका और भारत मिलकर शायद चाइना को किनारे खिसका कर दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो नया नियम, कानून, व्यवस्था, आर्किटेक्चर आने वाला है उसका नेतृत्व करेंगे। पर यहां भी मामला अजीब सा गड़बड़ा गया। अमेरिका ने बहुत एग्रेसिव क्लाइमेट चेंज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत एग्रेसिवली क्लाइमेट चेंज के एजेंडे को आगे बढ़ाना या उसे आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। और इस प्रयास में अमेरिका ये शर्त रखने जा रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी में क्लाइमेट चेंज का क्या रोल होगा, इसे आंका जाए। अब भारत जैसे देशों की पुरानी आपत्ति रही है कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ हैं, पर हमें तो तेज ग्रोथ चाहिए, और अगर हम तेज ग्रोथ करेंगे तो हमें कार्बन भी एमिशन करना पड़ेगा, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा पॉल्यूशन होगा, और अगर वो होगा तो उसका दबाव हमारे ऊपर ना बनाया जाए। अब इस पर जो अमेरिका की सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, जो कि पुरानी फेडरल रिजर्व की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, उन्होंने इस पूरी मुहिम को शुरू किया है अमेरिका में कि इकोनॉमिक रिकवरी को, कोविड के बाद किसी देश की इकोनॉमिक रिकवरी को ऐसे समझा जाए कि वो पर्यावरण के प्रति कितना ईमानदार है, वो देश पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी कोशिश कर रहा है। भारत इससे गहरी आपत्ति करता है। कल वो आपत्ति भारतीय सरकार के एक बड़े अधिकारी ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से जाहिर भी की, और उनका ये कहना था कि ये एक किस्म का ग्रीन कॉलोनियलिज्म है, यानी ये एक किस्म का पर्यावरणीय उपनिवेशवाद है। ये काफी अगर आप डिप्लोमेटिक जबान को गहराई से समझते हो तो अपने आप में काफी बड़ा शब्द है। क्या आपत्ति है इंडिया की एक्चुअली इस पे? इंडिया की आपत्ति ये है कि आप ग्रीन रिकवरी और रिकवरी को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी से उभरने की कोशिश कर रही तो ज्यादा एनर्जी खपाएगी, ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करेगी। हम ये देखा जाए कि भारत पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करने के लिए बाकी चीजों के लिए कितनी कोशिश कर रहा है कि आप रिकवरी को ही, ग्रीन को ही इन शर्तों से जोड़ दें कि आपने पर्यावरण की दृष्टि से कौन से ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था में बेहतर
रिकवरी आई है। अब ये शर्तें भारत मानने को तैयार नहीं है। हमें यहाँ एक चीज पर और ध्यान रखना जरूरी है और उसकी तरफ इशारा करना जरूरी है, दर्शक जो लगातार खर्चा पानी को बड़े स्नेह के साथ नियमित फॉलो करते हैं उनके लिए, कि हमने करीब करीब 3-4 दिन पहले इस बात पर भी चर्चा खर्चा पानी में की थी कि अमेरिका के इस पूरे इशू को आगे ले जाने के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक ने यह प्रस्ताव पर भी काम शुरू कर दिया है कि अब दुनिया के देशों को कर्ज से राहत इस आधार पर दी जाएगी कि उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में कितना सफल योगदान किया है। तो अब ये पूरा डिजाइन हमारे सामने स्पष्ट होता है कि दुनिया की जो टॉप बायलैटरल मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसीज हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को और क्लाइमेट चेंज को रोकने की रणनीतियों को अपने फंडिंग कार्यक्रम से जोड़ना चाहती हैं। और अमेरिका दुनिया में आर्थिक रिकवरी को नापने का एक नए तरीके का पैमाना स्थापित करना चाहता है, जिस पैमाने में वह ये इस बात का सुझाव दे रहा है कि दुनिया ये देखे कि किस देश की रिकवरी साफ सुथरी है, पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदेह नहीं है। अब इस रणनीति का एक पहलू यह भी है कि चीन को भी कॉर्नर करने की कोशिश है, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ है, चीन की इकोनॉमिक रिकवरी को बहुत ज्यादा टेंटेड कहा जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत पर्यावरण को नुकसान करने की दृष्टि से बहुत बदनाम है, उसे पॉल्यूटेड रिकवरी कहते हैं या इन्वायरमेंटली डैमेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ये भी एक पहलू है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे एजेंडे पर हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच, पर जो टॉप ऑफ द लाइन मैक्रो पिक्चर है वो बहुत संतुष्ट नहीं करती बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के रिश्तों को लेकर। लेकिन ये नियम भी काफी एक रेखीय है। आप G20 में शामिल सारे देशों को देखें तो G20 में मेहको भी है, वहां पर भी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है पर्यावरण को लेकर। बिल्कुल रेखी है। और ये बहस हमने क्लाइमेट चेंज के पहले देखी थी इस बात को लेकर। आपको याद होगा कि कितनी दुनिया में बहस हुई थी क्लाइमेट चेंज से पहले सिद्धांत इसको लेकर कि कौन जिम्मेदार है पर्यावरण बिगाड़ने के लिए। विकसित देश जिम्मेदार हैं, चाइना जिम्मेदार है या विकासशील देश जिम्मेदार हैं, जहां की आबादी के पास तो रोजगार भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, उनकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लेवल ही नहीं मिला जो पश्चिम की इकोनॉमिक ग्रोथ को मिल गया। तो ये वही बहस है जो वापस लौटेगी। तो नियम तो एक रेखी है ही, और अमेरिका और पश्चिम के देश पर्यावरण की को नष्ट करने की या पर्यावरण को खराब करने की जिम्मेदारियां अकेले अपने सर पर नहीं उठाना चाहते। वे चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारियां बाकी लोगों पर डाले जाएं, और यही वो क्लाइमेट बैटल है जिसे हमने क्लाइमेट चेंज पर नेशनल ग्लोबल कंसेंसस बनने से पहले देखा था। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, वो सब भी लिख भेजिए। कोई और इशू है जिसको आप चाहते हैं कि हम अपने अगले एपिसोड में कवर करें तो वो भी लिख भेजिए, हम जरूर अमल करेंगे, जरूर उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे, साथ में थे अंशुमान जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।